गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 9वीं के अर्थशास्त्र में से पालमपुर गांव की कहानी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, पालमपुर गांव एक काल्पनिक गांव है और इस काल्पनिक गांव के द्वारा हम ये समझाने जा रहे हैं कि किस प्रकार से गांव में आर्थिक क्रियाएं की जाती है। इस वीडियो में पालमपुर गांव की कहानी का भाग 1 का अध्ययन हम करने जा रहे हैं, जिसमें कहानी का अवलोकन, पालमपुर गांव का परिचय, उत्पादन का संगठन किस प्रकार से किया जाता है, उत्पादन के जो मुख्य कारक है वो 4 है: भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। इसके बारे में भी इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। और पालमपुर में खेती से संबंधित जो क्रियाएं हैं उसमें पहला बिंदु हम पढ़ेंगे, भूमि स्थिर है। लैंड इज़ ए फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो 1 बाय 1 इस वीडियो में हम इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता है, गांव होने से इस प्रकार से वो क्या है, आर्थिक क्रियाएं वहाँ पर की जाती है। यहाँ पर चित्रों में अलग अलग आर्थिक क्रियाएं दी गई हैं जो कि हमें गांव में दिखाई देती है। सबसे पहले इस कहानी का उद्देश्य क्या है? इस कहानी का उद्देश्य है कि उत्पादन से संबंधित जो भी मूल विचार है उससे बच्चों को अवगत कराना। अब उत्पादन क्या है? उत्पादन की प्रक्रिया के लिए विभिन्न संसाधनों की हमें आवश्यकता पड़ती है। प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन है। इस प्रकार से हम संसाधनों को विभाजित करते हैं। प्राकृतिक संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त हुए हैं, और मानव निर्मित मतलब क्या है, उन्हीं संसाधनों पर प्रक्रिया कर कर कुछ नए संसाधनों का आविष्कार किया गया है। उसको हम क्या कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तो पालमपुर गांव की कहानी से हमें ये पता चलता है कि गांव में इच्छित वस्तु और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए जो विभिन्न संसाधन हैं उनका किस प्रकार से समायोजन किया जाता है। जैसे कि उत्पादन यह क्या एक प्रक्रिया है जिसमें आदानों का इस्तेमाल करके प्रदानों की निर्मित होती है। इनपुट्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू आउटपुट। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन प्रोसेस कहते हैं। अब ये पालमपुर जो गांव है उसका हम परिचय ले लेते हैं। तो हर एक गांव होता है, तो गांव के आस पड़ोस में एक शहर होता है, एक छोटा शहर भी होता है। तो यहाँ पालमपुर एक ऐसा गांव है जो काल्पनिक है। उसके नज़दीक में रायगंज एक बड़ा गांव है जो 3 किलोमीटर की दूरी पर है। छोटा कस्बा भी है जो कि शाहपुर है। बड़े गांव को और छोटे गांव को जोड़ने के लिए यहाँ पर एक पक्की सड़क है। उस सड़क पर विभिन्न वाहन गुज़रते हैं। जैसे कि हम गांव में देखते हैं, बैलगाड़ियाँ हैं, भैंसा बग्गी है। इस प्रकार से पारंपरिक वाहनों का भी इस्तेमाल किया जाता है। जो आधुनिक वाहन है जैसे कि मोटरसाइकिल है, जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, इनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इन सभी साधनों का आवागमन के लिए या फिर सामानों की गांव से शहर तक, गांव से मंडी तक हमें सामान ले जाना है। गांव से बहुत सारे लोग शहरों तक जाते हैं काम के तलाश में या किसी सार्वजनिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए। तो इन सब के लिए हमें अच्छे वाहनों की आवश्यकता होती है। साथ साथ अगर यातायात अच्छी हो तो लोग भी शहरों से गांव की तरफ आने के लिए इच्छुक होते हैं और उसे सबको फ़ायदा पहुंचता है। तो पालमपुर भी ऐसा एक गांव है जहां पर सभी साधन उपलब्ध हैं। आसानी से गांव से शहर की ओर लोगों को या फिर सामान को पहुंचाया जा सकता है। अब गांव में विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। लगभग 450 परिवार गांव में हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि गांव में कुछ घर पक्के होते हैं जहाँ पे ईंट और सीमेंट से बने होते हैं, आरसीसी के हम कहते हैं उसको। और कुछ घर कच्चे घर भी होते हैं जो
मिट्टी, झाड़ पत्ते या फूस के बने हुए होते हैं। तो इस गांव में भी कुछ घर पक्के हैं और बहुत कुछ घर कच्चे भी हैं। गांव में हर एक घरों में बिजली पहुंच गई है, बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। खेतों में भी बिजली के जो उपकरण हैं वो चलाए जाते हैं, जैसे कि नलकूप है। नलकूप मतलब हमारा बोरवेल है। सिंचाई के लिए जो जो उपकरण लगाए जाते हैं, साधन इस्तेमाल किए जाते हैं, उन सभी साधनों को भी बिजली से चलाया जाता है। गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और एक हाई स्कूल भी है, मतलब गांव में शिक्षा की सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, जिसको हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहते हैं, और एक निजी औषधालय भी है। एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी वहाँ पर उपलब्ध है, जहाँ पर प्राथमिक उपचार या फिर रोगियों का उपचार किया जाता है। और अगर अधिक स्वास्थ्य की सुविधाओं की आवश्यकता है तो उसे नज़दीकी गांव में भेजा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि उत्पादन का नियोजन किस प्रकार से किया जाता है। हमने देखा है कि उत्पादन में क्या किया जाता है, आदानों का इस्तेमाल करके प्रदान या फिर आउटपुट या फिर नई वस्तु बनाई जाती है। हर एक उत्पादन के लिए कुछ कारक क्या है, कंपलसरी है, मुख्य कारक है, जैसे कि भूमि है, श्रमिक है, पूंजी है और उद्यमी है। ये 4 क्या है, मुख्य कारक है। भूमि को हम क्या कहते हैं, लैंड, श्रमिक को लेबर, पूंजी को कैपिटल, और उद्यमी मतलब क्या है, एंटरप्रेनर या एंटरप्रेनरशिप। तो ये चारों हमें परिवार से मिलते हैं, इनका इस्तेमाल करके हम उद्योग कर सकते हैं। तो उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तु और सेवाओं उत्पादित करना है जिनकी हमें क्या है, आवश्यकता है। हम उन्हीं चीज़ों को उत्पादित करते हैं जो हमारे लिए आवश्यक है। जैसे गांव में आवश्यकताएं अलग होती हैं तो गांव में अलग चीज़ों का उत्पादन होता है। शहरों में आवश्यकताएं दूसरे तरीके की होती है तो वहाँ पर बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। गांव में उत्पादन थोड़ा छोटी मात्रा में किया जाता है। अगर खेती से संबंधित उत्पादन है तो उन्हीं चीज़ों का उत्पादन किया जाता है जो उन्हें खाने पीने के लिए आवश्यक है। लेकिन आजकल क्या है, पारंपरिक खेती के साथ साथ आधुनिक खेती भी की जा रही है, जिसको कैश क्रॉप भी कहते हैं। तो अभी आवश्यकताएं लोगों की बदल गई हैं और आवश्यकताओं के अनुरूप ही हम क्या करते हैं, वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 मुख्य कारक आवश्यक हैं, जैसे कि हमने पहले देखा है, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं, जैसे जल है, वन है, खनिज है, ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। भूमि के साथ साथ इन संसाधनों का भी इस्तेमाल हम उत्पादन की प्रक्रिया में करते हैं। श्रम अर्थात जो लोग काम करने के लिए इच्छुक है, जिसको हम श्रमिक कहते हैं, ठीक है, जो काम करने के लिए सक्षम भी है और इच्छुक भी है। एबल टू वर्क एंड द पर्सन हु इज़ एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क, ऐसे व्यक्ति को हम क्या करते हैं, श्रमिक कहते हैं। तो उत्पादन के संगठन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो जो ज़्यादा बहुत पढ़े लिखे रहते हैं वो कर्मिक और शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों में उसको हम विभाजित करते हैं। दूसरा एक आवश्यक प्रकार है वो पूंजी के प्रकार। पूंजी को हमने 2 में विभाजित किया है, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। पूंजी में क्यों आवश्यक है, जिसको हम कैपिटल कहते हैं। किसी भी प्रकार के उत्पादन के लिए हमें पैसे की आवश्यकता है और पूंजी यह क्या है, आवश्यक घटक है, आवश्यक कारक है। अब इस पूंजी को हमने हमारी सुविधा के लिए भौतिक और मानव पूंजी में विभाजित किया है। भौतिक पूंजी को फिर से स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में विभाजित किया है। स्थायी पूंजी मतलब क्या है, जो उत्पादन की प्रक्रिया में हर समय होती है, उसको हम स्थायी पूंजी कहते हैं। कार्यशील पूंजी मतलब क्या है, जो उत्पादन के लिए इस्तेमाल होती है। अगर हम उत्पादन करते हैं तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, जब उत्पादन नहीं किया जाता तो कार्यशील पूंजी की हमें आवश्यकता नहीं होती है। हम उसको थोड़ा विस्तृत से देखेंगे। भौतिक पूंजी जिसमें 2 प्रकार है, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी में औजार, मशीन, भवन,
इत्यादियों का इस्तेमाल होता है। औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल लेकर परिष्कृत मशीनों तक सबको हम क्या कहते हैं? स्थायी पूंजी कहते हैं। जैसे जनरेटर है, टरबाइन है, कंप्यूटर है, खेतों के लिए इस्तेमाल किए गए औजार है, ये सभी का इस्तेमाल हम क्या है, ये सभी का समावेश हम किस में करते हैं? स्थायी पूंजी में करते हैं। और ये जो स्थायी पूंजी है ये कई वर्षों तक उत्पादन की प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्थायी। स्थायी मतलब क्या है? जो परमानेंट है। तो स्थायी पूंजी को हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं। इट इज़ फिक्स्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इसलिए स्थायी पूंजी को हम कहते हैं कि कई वर्षों तक हम इसका उत्पादन की प्रक्रिया में इस्तेमाल करते रहते हैं, तो ऐसी पूंजी को स्थायी पूंजी कहा गया है। जैसे हमारे बिल्डिंग है, ज़मीन है, इसका क्या करते हैं हम लोग? सालों साल इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर विद्यालय है तो विद्यालय में बिल्डिंग है, डेस्क बेंच है, कंप्यूटर्स है, ब्लैक बोर्ड्स है, तो ये सभी क्या है? स्थायी पूंजी है। ये हम इसका इस्तेमाल सालों साल करते आ रहे हैं, जो उत्पादन की प्रक्रिया में हमेशा सम्मिलित होती है। दूसरी प्रकार की पूंजी जो है वो कार्यशील पूंजी है। कार्यशील पूंजी में कच्चा माल या फिर नगद मुद्रा को हम समाविष्ट करते हैं। उत्पादन की प्रक्रिया में कच्चे माल की आवश्यकता कब होती है? जब उत्पादन होता है, उत्पादन जारी हो रहता है, तभी हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि किसान है तो किसान के लिए कार्यशील पूंजी क्या है? बीज है, खाद है, फिर जो श्रमिक है, ये सभी क्या है? उसके लिए कार्यशील पूंजी है। हम श्रमिक कब लगाएंगे? जब वो खेती के लिए उत्पादन किया जाएगा। इसका मतलब उत्पादन होता है तभी हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। जब उत्पादन नहीं होता है तो कार्यशील पूंजी की हमें आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे दूसरा एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग की जाने वाली मिट्टी, ये क्या है? कार्यशील पूंजी है। इन पर जो भी खर्च किया जाता है उसको हम किस में डालते हैं? कार्यशील पूंजी में डालते हैं। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है। ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। जैसे कुम्हार ने मिट्टी का इस्तेमाल कर लिया, अब वो मिट्टी वहाँ है क्या? एक बार मिट्टी से उसने घड़ा बना लिया और वो घड़ा बनने के बाद अब वहाँ पर वो कच्चा माल उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब ये जो कार्यशील पूंजी होती है ये उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है, मतलब वो उत्पादन के बाद वहाँ दिखाई नहीं देती है। लेकिन स्थायी पूंजी का ऐसा नहीं है, उत्पादन ख़त्म होता है तब भी वो मशीनें वहाँ पर है, फिर से हम उसी मशीनों का इस्तेमाल करके उत्पादन करते रहते हैं। अब देखते हैं कि मानव पूंजी। मानव पूंजी ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि मानव के बिना किसी भी प्रकार के उत्पादन की हम संभावना ही नहीं कर सकते। उत्पादन के लिए मानव यह अत्यावश्यक घटक है। अब उत्पादन के लिए जैसे भूमि, श्रमिक और भौतिक पूंजी है, इनको एक साथ लाने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, जिसको हम ऑर्गेनाइज़र भी कहते हैं, एक ऑर्गेनाइज़र आवश्यक है। जैसे वो खेती का मालिक या किसान, किसान क्या है? वहाँ पर ऑर्गेनाइज़र है, वो मानव पूंजी है। वो श्रमिकों को लाता है, बीजों को लाता है, खादों को लाता है, सही समय पर उन बीज खादों का इस्तेमाल करके श्रमिकों के द्वारा अपने खेतों में उसको डालता है। उत्पादन जब होता है तब हार्वेस्टिंग के समय उसे सही समय पे काटा जाता है, जिसके कारण ये सभी जो कार्य होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? संगठक कहते हैं। तो मानव पूंजी यह भी एक क्या है? महत्वपूर्ण पूंजी है, जिससे उत्पादन लाभदायी होता है। सर्वथा उत्पादन की प्रक्रिया में लाभ कमाने के लिए एक अच्छी मानव पूंजी उसके पास होनी चाहिए। तो मानव पूंजी को निर्माण करने के लिए हमें उसे शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी का भी वहाँ पर उनको ट्रेनिंग देनी आवश्यक पड़ती है। तो वही किसान सफल बनता है जो क्या है? कुशलता के साथ अपने उत्पादन की प्रक्रिया को निभाता है। अब यहाँ पे देखा गया है कि पालमपुर गांव में जो क्रियाएं हैं, दो प्रकार की आर्थिक क्रियाएं पालमपुर गांव में की जाती है। एक कृषि से संबंधित क्रियाएं और दूसरी गैर कृषि क्रियाएं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, या फार्म एक्टिविटीज़, नॉन फार्म एक्टिविटीज़।
तो कृषि से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं उस क्रियाओं को हम पहले पढ़ेंगे, क्योंकि कृषि है किसी भी गांव में मुख्य क्रिया होती है। गांव के अधिकतर लोग कृषि से जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष रूप से। तो यहाँ पर जो पहला बिंदु हम पढ़ने जा रहे हैं, भूमि स्थिर है। हम सबको भी पता है कि लैंड इज़ ए फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब ये स्थिर कैसी हैं, तो उसके पीछे दोनों कारण हैं। हम ज़मीन को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, इसलिए वह क्या है, स्थिर है। दूसरा है उसका आकार भी स्थिर है, टोटल एरिया ऑफ द लैंड इज़ फिक्स्ड। और हम देख रहे हैं कि जो कृषि के लिए जो ज़मीनें हैं वो दिन ब दिन क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि ज़मीनों का इस्तेमाल कृषि के अलावा रहने के लिए, घर बनाने के लिए भी किया जाता है। और हम देख रहे हैं कि निवासी बस्तियाँ, शहर बढ़ रहे हैं, जिसके कारण कृषि योग्य ज़मीन अब क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है और दूसरी तरफ जनसंख्या बढ़ रही है। तो ये जो भूमि है स्थिर घटक है। इस स्थिर घटक को उत्पादन की प्रक्रिया में मुख्य घटक माना गया है। काम करने वाले 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं, या तो वो किसान है या फिर वो कृषि से संबंधित श्रमिक हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। गांव की कुछ ज़मीन क्या है, खेती लायक होती है, कुछ बंजर होती है, कुछ रहने की वस्तुओं के लिए इस्तेमाल की गई है। तो ये बदलते जाती है। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। अब हम देखते हैं कि नई ज़मीनें तो निर्माण नहीं हो सकती, तो जो ज़मीन हमारे पास उपलब्ध है उन्हीं ज़मीनों का इस्तेमाल करके हमें उत्पादन, कृषि योग्य उत्पादन करना पड़ेगा। तो आपके लिए ये कुछ बिंदु हैं जिस पर आप नोट्स बनाइए। उत्पादन के मुख्य कारक कौन से हैं, श्रमिकों के प्रकार कौन से हैं, पूंजी के प्रकार कौन से हैं, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में क्या अंतर है, भूमि को उत्पादन का स्थिर कारक क्यों कहते हैं, पालमपुर में कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, आपके गांव में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है। तो पालमपुर गांव, अभी तक हमने जो भाग 1 में पढ़ा है, तो पालमपुर गांव में क्या क्या सुविधाएं हैं, उस सुविधाओं के साथ आपके गांव में कौन सी सुविधा है उनकी तुलना कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।